एवरीवन वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 स्पेक्ट्रम का, इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन एंड द मॉडरेट फेज। तो जो फाउंडेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, अगर आप देखेंगे तो 1870s में और अर्ली 80s में इसका एक सॉलिड ग्राउंड बन चुका था कि एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनानी है। अगर आप देखें तो ये आप बोलेंगे सर उससे पहले काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन भी थी, जैसे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वगैरह थे, बंगाल से रिलेटेड थी, लैंड होल्डर सोसाइटी वगैरह थी, ये सब। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया क्यों गया है? देखो, ये जितनी भी सोसाइटी थी, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी, उन सब में एक मत नहीं था, यानी कि कोई अपना एक तरीके से एक इंडिविजुअल पक्ष रख रहा था ब्रिटिशर के सामने। क्योंकि आपके दिमाग में ये जरूर आएगा कि सर ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी, अदर ऑर्गेनाइजेशंस थी, वो भी तो अपना एक पक्ष रख रही थी ना ब्रिटिशर के सामने। तो अब ये क्या था कि ये पूरा अपना अपना एक इंडिविजुअलिस्टिक, ऐसे समझ लो कि अपना जिसको जो दिक्कत है वो वैसे रख रहा था, लेकिन एक पूरा एक लार्ज लेवल पे जो लोगों को नहीं दर्शाया जा रहा था, रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा था। तो उसी के लिए फिर ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने का आइडिया आया। तो जो ये फाइनल शेप थी इस आइडिया को, वो दी गई थी रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट जो थे, एओ यूम, ठीक, जिन्होंने एक ये मोबिलाइज करा इंटेलेक्चुअल्स वगैरह को, और फिर ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक नींव रखी और इसका फाउंडेशन करा, कोऑपरेशन करके, और ऑर्गेनाइज करा। पहला सेशन का इंडियन नेशनल कांग्रेस का गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जो कि बॉम्बे के अंदर में, दिसंबर 1885 में। और अगर आप देखेंगे एज अ प्रील्यूड टू दिस, तो दो सेशन जो थे इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो हुए यहीं पे ही 1883 में, 1885 में, ठीक। दो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के सेशन हुए थे और 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई थी। और उस समय पर रिप्रेजेंटेटिव थे अलग अलग मेजर टाउन से भारत के। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी और जो आनंद मोहन बोस थे, ये जो थे एक मेन आर्किटेक्ट थे इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के, ठीक। इंडियन नेशनल कांग्रेस अलग है, कॉन्फ्रेंस अलग है। इसको फिर किस में बदल दिया गया 1885 में, एक तरीके से वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में। और जो ये फर्स्ट सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो अटेंड करा गया 72 डेलीगेट्स के द्वारा, और प्रिसाइड करा गया था इसको वोमेश चंद्र के द्वारा, वोमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। और बाद में जो कांग्रेस जो थी वो हर साल मिलना स्टार्ट कर दिया उसने दिसंबर में, क्योंकि इसका जो फाउंडेशन था वो दिसंबर में ही हुआ था। अब तो इसी वजह से इसमें दिसंबर में हर साल मीटिंग होती है इसकी, ठीक। अलग अलग पार्ट्स में, वो जहाँ मतलब एक तरीके से वो डिसाइड कर लिया जाता है कि कहाँ पे मीटिंग होगी, ठीक, इस साल, ये सब करके, ठीक। और फिर उसी हिसाब से फिर वहाँ के प्रेसिडेंट चुने जाते हैं कि वहाँ पे कौन प्रेसिडेंट रहेगा। तो कई बार जो जस्ट लाइक जैसे सेम पर्सन भी बन जाते थे दो तीन कॉन्फ्रेंसेस इसकी मीटिंग्स में। तो कुछ ग्रेट प्रेसिडेंट रहे कांग्रेस के, जैसे अर्ली फेज में, जैसे दादा भाई नौरोजी जो थे, वो इसके 3 बार प्रेसिडेंट रहे। और बदरुद्दीन तैयब जी थे, फिरोज शाह मेहता थे, पी आर एन चार्लो, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस, गोपाल कृष्ण गोखले। कुछ अदर प्रोमिनेंट लीडर भी इसके प्रेसिडेंट रहे, महादेव गोविंद रानडे, बाल गंगाधर तिलक, शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष, मदन मोहन मालवीय, जी सुब्रमण्यम अय्यर, या श्री विजय राघवचारी, या दिनशो ए वच्चा करके। और अगर आप देखेंगे तो 1890 में तो जो कदम्बनी गांगुली जो थी, वो फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी की, जिन्होंने एड्रेस करा कांग्रेस का सेशन, जो कि सिंबलाइज करता है कमिटमेंट फ्रीडम स्ट्रगल की, जो कि एक टू द कमिटमेंट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, जो कि क्या करता है, जो वुमेन ऑफ इंडिया है उनका एक ड्यू स्टेटस जो होता है नेशनल लाइफ में, उसके रिगार्डिंग। और अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलावा देखा जाए तो जो नेशनलिस्ट एक्टिविटी थी वो भी कैरिड आउट करी गई थ्रू प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंसेस एंड एसोसिएशन, न्यूज़पेपर एंड लिटरेचर के थ्रू, ठीक। क्या ये सेफ्टी वॉल था? ऐसा बोला जा रहा था कि यार ये सेफ्टी वॉल है, एक तरीके से को बोला जा रहा था कि यार ये एक सेफ्टी वॉल है। सेफ्टी वॉल इन द सेंस कि एक ब्रिटिशर्स को बचाने के लिए, एक तरीके से ब्रिटिशर्स अपने आप को बचाने के लिए डाइवर्ट कर रहे थे लोगों को कि हाँ चलो ठीक है तुम कांग्रेस में आ जाओ, इस तरीके से। तो ये थ्योरी चलती थी, क्योंकि इसका जो फाउंडेशन में जो थे वो यूम थे, ओ यूम, ठीक, कि यूम ने ये फॉर्म करी थी कांग्रेस एक आइडिया के साथ कि ये सेफ्टी वॉल का काम करेगा, एक तरीके से, जो कि इंडियंस का जो डिसकंटेंट है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में जब ये बातचीत करा करेंगे तो उसमें निकालेंगे, जितना भी आक्रोश वगैरह है वो सारा यहाँ पे निकाल दिया करेंगे। और अगर एंड में देखा जाए तो जो लॉर्ड डफरिन थे, उन्होंने ऑब्स्ट्रक्ट करा इसके फॉर्मेशन को कांग्रेस की वजह से। और जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे जैसे कि लाला लाजपत राय वगैरह थे, वो बिलीव करते थे इस सेफ्टी वॉल थ्योरी में कि हाँ ये अंग्रेजों के द्वारा ही इसलिए बनवाई गई है। इवन जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन थे वो भी बोलते थे इसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ये एक ऑफरिंग थी सेफ्टी वॉल नोशन की।
और फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो जो आरपी दत्त थे उन्होंने देखा कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो क्यों बनी है। ये बनी कॉन्स्पिरेसी से, जिससे कि अबॉर्ट करा जा सके पॉपुलर अपराइजिंग को भारत में, एंड ब्रिग्योसिस लीडर जो कि इसके पार्ट भी थे। ठीक। और जो मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियंस थे, हाउवर अगर देखा जाए तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जो मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियंस थे हाउवर डिस्प्यूट द आइडिया ऑफ सेफ्टी वॉल। उन्होंने बोला कि नहीं, ये सेफ्टी वॉल नहीं है। उनके ओपिनियन में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो ये थी कि ये एक अर्ज करती है पॉलिटिकली कंसियसनेस को इंडियंस की, जो कि सेटअप करते हैं एक नेशनल बॉडी, एक्सप्रेस करती है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिमांड इंडियंस की। जो इंडियंस हैं वो कन्वीन करे जाते हैं एक बॉडी में, और तो फिर उनकी एक और जो डिमांड है वो लोगों के सामने रखी जा सकती है। ठीक। और जो बिपिन चंद्र है उन्होंने ऑब्जर्व करा कि ये जो अर्ली कांग्रेस लीडर थे जैसे कि यूम, वो एक लाइटनिंग कंडक्टर है, एक कैटलिस्ट थे जिन्होंने एक साथ लेकर आए नेशनलिस्टिक फोर्स को, ठीक, अंडर द क्यूज ऑफ अ सेफ्टी वॉल। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या थे इस कांग्रेस के, तो अगर देखा जाए तो इनिशियल स्टेज में ये एक डेमोक्रेटिक नेशनलिस्टिक मूवमेंट इन्होंने फाउंड करा, पॉलिटिसाइज करा एंड पॉलिटिकली एजुकेट करा पीपल को, इस्टेब्लिश करा हेडक्वार्टर्स को मूवमेंट के लिए, प्रमोट करा फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशनलिस्ट पॉलिटिकल वर्कर अलग अलग पार्ट से कंट्री के, और एक डेवलप करा एंड प्रोपेगेट करा एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉर्मुलेट करा एंड प्रेजेंट करा पॉपुलर डिमांड को गवर्नमेंट के सामने। एक इनका व्यू था कि यूनिफाई करना है पीपल को एक कॉमन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम को लेके, डेवलप करना एंड कंसोलिडेट करना है पीपल ऑफ फीलिंग को नेशनल यूनिटी के पीपल के बीच में चाहे उनका रिलीजन कुछ भी है, कास्ट भी है, प्रोविंस कुछ भी है, कहाँ से भी बिलोंग करते हैं वो। केयरफुली प्रमोट करना है, नर्चर करना है इंडियन नेशन हुड को। इरा जो था मॉडरेट्स का वो चला 1885 से 1905 तक। तो इम्पोर्टेंट लीडर अगर आप देखेंगे जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, और डी वच्छा, डब्ल्यू सी बनर्जी, एस एन बनर्जी, जो कि डोमिनेट करते थे कांग्रेस के पॉलिसीज में ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड 1885 से 1905। मॉडरेट को ऐसा समझ लो, ये लड़ाई वगैरह नहीं चाहते थे कि बातचीत से हल निकाल लेंगे। एक्सट्रीमिस्ट ये जो थोड़ा सा मतलब ऐसा समझ लो लड़ाई उड़ाई इन सब चीज़ों में बिलीव करते थे, मतलब इनको लगता था लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। तो ब्रिटिशर्स को ये अच्छे समझते थे, इनको ऐसा लगता था, मॉडरेट समझते थे कि नई बातों से हल निकल जाएगा। ठीक। तो इसलिए मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मॉडरेट वाले लीडर्स ये हैं। ठीक। तो इनको ध्यान रख लेना। मॉडरेट्स की अप्रोच क्या थी इनकी अप्रोच क्या थी कि ये मॉडरेट पॉलिटिकल एक्टिविटी जो कि इन्वॉल्व करती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एगिटेशन विद इन द कॉन्फिनेंस ऑफ लॉ, एंड ये शो करते हैं स्लो बट ऑर्डरली पॉलिटिकल प्रोग्रेस। जो मॉडरेट थे बिलीव करते हैं कि जो ब्रिटिश बेसिकली, मतलब ये कुल मिला कैसे समझ लो कि ये एक डिमांड को रखेंगे लोगों की, वो भी कैसे, ऐसे नहीं कि आक्रोश में आगे ये सारी चीज़ें कर दी, नहीं, ये रिजोल्यूशन, पेटिशन, मीटिंग्स वगैरह ये सब चीज़ें करके वो सारी डिमांड को रखेंगे, और वो आसानी से, मतलब आसानी से भी नहीं तो बार बार अगर बातचीत करेंगे तो उससे निस्तारण निकल जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक। ओके। तो इनका एक मेथड था ये कि अच्छे से बात करो, लोगों को बताओ, नेशनल स्पिरिट फैलाओ लोगों के बीच में। ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन बनाओ, ठीक, जिससे कि सबको एक साथ लाया जा सके और फिर ब्रिटिशर्स पे एक प्रेशर बनाया जा सके। तो एक जो ब्रिटिश कमेटी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो इस्टेब्लिश करेगी लंदन में 1889 में, जिसके अंदर अगर देखा जाएगा तो इंडिया एज इट्स ऑर्गन, इन विच हैड इंडिया एट इट्स ऑर्गन। और जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने सब्सटेंशियल पोर्शन जो था अपनी लाइफ का, वो मतलब थोड़ा सा अगर आप देखेंगे उन्होंने क्या करा, इन एंड सब्सटेंशियल, मतलब उन्होंने एक काफ़ी जो एक अपने जीवन का जो एक पार्ट था उन्होंने काफ़ी एक अच्छे वे में चीज़ों को समझने वगैरह इन सब में इस्तेमाल करा। तो 1890 में उन्होंने डिसाइड करा कि वो होल्ड करेंगे सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का लंदन के अंदर 1892 में। और और जो भी जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं 1891 में ब्रिटिश इलेक्शन वगैरह होंगे, तो जो प्रपोज बट ओनिंग, मतलब अगर आप देखेंगे तो इन्होंने बोला कि ये जो कांग्रेस का सेशन करेंगे 1892 में, लेकिन 1891 में वहाँ पे इलेक्शन वगैरह हो रहे थे, तो ये जो प्रपोजल थे पोस्टपोन्ड हो गया और फिर बाद में रिवाइव ही नहीं हुआ। तो मॉडरेट लीडर जो थे वो बिलीव करते थे कि पॉलिटिकल कनेक्शन जो है ब्रिटेन के साथ इंडियन इंटरेस्ट में एट द स्टेज ऑफ हिस्ट्री, वो and at the time was not ripe for a direct challenge to the British rule. Therefore, it was considered to be appropriate to try and transform the colonial rule to be as close as to a national rule as possible. मतलब कुल मिला के ऐसा समझ लो कि जैसे तैसे उनको कन्विंस करना है
ठीक, एक बेहतर वे में, चाहे मीटिंग करो चाहे कुछ भी करो, कुल मिला के ऐसा समझ लो कि इनको प्यार से समझाना है। तो कंट्रीब्यूशन क्या था मॉडरेट का नेशनलिस्ट में? तो एक इकोनॉमिक क्रिटिक जो था ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का, अगर आप देखेंगे तो जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, जैसे कि आप अगर देख सकते हैं दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, दिन शोभाच्छा एंड अदर, ये इन्होंने केयरफुली एनालाइज करा पॉलिटिकल इकोनॉमी का ब्रिटिश रूल के इंडिया में। और फिर इन्होंने एक थ्योरी भी रखी, ड्रेन थ्योरी, इन्होंने एक्सप्लेन करा ब्रिटिश का एक्सप्लोइटेशन जो कि भारत का कर रहे थे। मतलब कुल मिला के ये समझ लो कि भारत को ये खोखला करने पे लगे हुए थे, सामान ले जाके कहाँ पे डाल रहे थे, ये अपने ब्रिटेन में। ठीक, भारत का सामान ले जाके यहाँ यूज़ कर रहे हैं, भारत का सामान ले जाके यहाँ यूज़ कर रहे हैं। और एक और चीज़ क्या हो रहा था कि भाई साहब यहाँ से रॉ मटेरियल ले गए, यहाँ पे प्रोसेस करा और फिर भारत के लोगों को बेच रहे हैं। कुल मिला के हमारा सामान हमें वहीं मिल रहा है, वो भी ज़्यादा पैसों में। ठीक। तो इन्होंने अपोज भी करा इसका ट्रांसफॉर्मेशन को, और सेल्फ सफिशिएंसी वगैरह इंडियन इकोनॉमी को लेके इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें कही। ठीक, जो मॉडरेट्स थे उन्होंने फिर एक क्रिएट करी एक ऑल इंडिया पब्लिक ओपिनियन जो कि ब्रिटिश रूल के खिलाफ, और मेजर कॉज क्या था इंडिया की जो पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक जो बैकवर्डनेस थी लोगों के बीच में, और इसी को इनको ख़त्म करना था। इन्होंने काफ़ी सारी डिमांड भी करी थी ब्रिटिशर्स के सामने कि भाई साहब देखो यार, एक तो ये लैंड रिवेन्यू जो वो अपना कम कर लो थोड़ा सा, और जो एबोलिशन कर दो इसका सोल टैक्स का, इम्प्रूवमेंट करो वर्किंग कंडीशन में, और जितने भी इंडियन कैपिटल एंटरप्राइजेस हैं इन सबको भी इन्वॉल्व करो इकोनॉमी वगैरह में, तभी तो सारी चीज़ें होंगी, वरना तुम तो अपनी विकास करने पर लगे हुए हो, सबका साथ सबका विकास कैसे हो जाएगा, है कि नहीं? तो जब तक आप हमारी चीज़ें नहीं करोगे, रिडक्शन कम कर दो भाई, थोड़ा सा मिलिट्री एक्सपेंडिचर पर, लोगों के बारे में सोच लो भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक, तो ये सारी चीज़ों पर इनके द्वारा जोर जवाब डाला गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एंड प्रोपागेंडा लेजिस्लेशन में, तो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी इंडिया में, तो उसमें कोई भी एक रियल ऑफिशियल पावर नहीं थी 1920 तक, यानी कि भारतीयों का सिर्फ नामात्र के लिए ही, ऐसा समझ लो। मतलब उन्होंने बहका दिया था, एक लॉलीपॉप दे रखे थे कि लो इसको आप रखो अपने पास। तो कोई भी ऐसे इतना रोल उन्होंने दे नहीं रखा था, लेकिन उनको क्या पता था हमारे जो लीडर्स हैं वो भी ऐसे थोड़ी हैं कि उनकी एक बहकाई बातों में आ जाएंगे। उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा पूरा संघर्ष करा, और एट लास्ट हर एक चीज़ को उन्होंने ऑक्यूपाई करा, लास्ट मतलब अपने पूरा एफर्ट लगाए। ठीक, जब तक कि उन्होंने अपनी जो सारी चीज़ें थी वो अचीव ना कर ली। तो ये पागल मान रहे थे ब्रिटिशर्स लोग भी, है कि नहीं? तो जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी जो कि कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा 1861 में, वो एक इम्पोर्टेंट बॉडी थी जो कि डिज़ाइन करी गई थी टू डिस्कस ऑफिशियल मेजर्स जो भी पास करे जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के द्वारा। इंडियन मेंबर जो कि पहले क्या थे, मतलब 1862 से 1892 तक अगर देखा जाए तो लगभग इन द 30 ईयर्स 1862 to 1892 ओनली 45 इंडियंस को नॉमिनेट करा गया था। ठीक। इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल में, मतलब कुल मिला के हमको लॉ मेकिंग प्रोसेस में ऐसे समझ लो। ठीक, अब 45 आदमी भाई क्या ही करेंगे उसमें, है कि नहीं? और ये उनको ही बुलाएंगे जिनको इनको पसंद करना है, ये सब करके। ओनली जो कि हैंडफुल पॉलिटिकल फिगर एंड इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल्स जैसे गए थे इसमें सैयद अहमद खान, करिश्तो दास पाल, बी.एन. मंडलिक, के.एल. नुलकर, रास बिहारी घोष। ठीक, और ये नॉमिनेटेड थे, इनमें से कुछ के नाम है, 45 के तो नहीं है। ठीक, तो 1885 से 1892 तक तो ये नेशनलिस्ट डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की, वो सेंटर थी दो चीज़ों पे, एक एक्सपेंशन करा जाए भाई साहब काउंसिल का, और रिफॉर्म करे जाए काउंसिल के अंदर में। ठीक, एक्सपेंशन में क्या कि भाई इंडियंस का काउंसिल के अंदर में पार्टिसिपेशन होना चाहिए। रिफॉर्म क्या करे जाए कि जो पावर है काउंसिल को, स्पेशली उसका ग्रेटर कंट्रोल है किसके ऊपर पे, फाइनेंसेस के ऊपर में। ठीक, ठीक, और जो अर्ली नेशनलिस्ट थे उन्होंने वर्क करा किसके साथ, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो था डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट के साथ। इनकी जो डिमांड थी वो ये थी कि फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म थी, उसका ये है कि हैव बीन कंसीडर्ड इन 1892 किस फॉर्म में, इंडियन काउंसिल एक्ट में। ये जो रिफॉर्म्स हैं वो सीवियरली क्रिटिसाइज करे गए थे एट कांग्रेस सेशन, जहाँ पे जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने एक मेड नो सीक्रेट ऑफ देयर डिससेटिस्फैक्शन विद देम, और फिर वो डिमांड करने लगे थे एक मेजोरिटी ऑफ इलेक्टेड इंडियंस एंड कंट्रोल करा उन्होंने बजट के ऊपर। ठीक, और जो पावर थी वोट की अपॉन एंड अमेंड करा बजट को। इन्होंने अपना अगर देखेंगे तो स्लोगन भी दिया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। भाई टैक्सेशन कैसे होगा, हमारा रिप्रेजेंटेशन तो है ही नहीं।
और दादा भाई नौरोजी जो कि 1904 में थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले 1905 लोकमान्य तिलक, इन्होंने डिमांड करा सेल्फ गवर्नमेंट का। किस लाइन पे? सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज जैसे कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया में। और जो लीडर थे जैसे फिरोज शाह मेहता, गोपाल गोखले, इन्होंने गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रपोजल का काफ़ी क्रिटिसिज्म भी करा। और जो ब्रिटिश थे उनका इंटेंट था कि वो यूज़ करेंगे काउंसिल को इनकॉर्पोरेट करने के लिए मोर वोकल चीज़ों को इंडियन लीडर्स के बीच में, और उनको अलाउ करा गया कि टू लेट देयर ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रीम। ठीक। और जो नेशनलिस्ट थे उनका मानना था कि मतलब नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने ये कर भी दिखाया कि उन्होंने ट्रांसफॉर्म करा इन काउंसिल को फोरम्स में फॉर वेंटिलेटिंग पॉपुलर ग्रीवियंसेस, यानी कि भाई साहब लोगों की बातें नहीं सुनोगे तो तब तक आप चीज़ें ऐसी थोपती थोड़ी रहोगे। ठीक। तो उस चीज़ को टैकल आउट करने के लिए ये सब चीज़ करा गया। ठीक। नेक्स्ट तो जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने एनहेंस करा पॉलिटिकल स्टेचर को एंड बिल्ड करा एक नेशनल मूवमेंट, और अंडरमाइन करा पॉलिटिकल एंड मोरल इन्फ्लुएंस को इम्पीरियलिस्ट रूल के, और इन्हें हेल्प करा जनरेट करने में एंटी इम्पीरियलिस्ट सेंटिमेंट को पब्लिक के बीच में। बट इसी समय पर जो नेशनलिस्ट थे वो फेल हो गए वाइडन करने के लिए डेमोक्रेटिक बेस मूवमेंट का, बाय नॉट इंक्लूडिंग द मासेस, और जो स्पेशली वुमेन जो कि एंड नॉट डिमांडिंग द राइट टू वोट फॉर ऑल। ओके। जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने एपल करा और एनहेंस करा पॉलिटिकल स्टेच्योर के एंड बिल्ड करा एक नेशनल मूवमेंट, अंडरमाइन करा पॉलिटिकल एंड मोरल इन्फ्लुएंस को इम्पीरियलिस्ट रूल के, और जिसने कि एक जनरेट करा एंटी इम्पीरियलिस्ट सेंटीमेंट लोगों के बीच में। ठीक। एट द सेम टाइम जो नेशनलिस्ट थे वो फेल हो गए थे वाइडन करने के लिए डेमोक्रेटिक बेस मूवमेंट का, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मासेस जो मतलब लोग जो थे वो इसमें आ नहीं रहे थे, स्पेशली वुमेन, एंड वो डिमांड भी नहीं कर रहे थे राइट टू वोट अपने लिए। तो क्या कंपेन करा गया था? जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कंपेन फॉर। तो जो अगर देखा जाएगा तो मॉडरेट ने कंपेन करा था ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड, जो इंडियनाइजेशन करा जाए गवर्नमेंट सर्विसेज का इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे, और जो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे उनको एक हाई इमोल्यूमेंट्स मिल रहे थे, और इंक्लूजन करा जाए इंडियंस का भी, जिससे कि उनको इकोनॉमिकली भी हेल्प हो सके। पॉलिटिकल ग्राउंड पे जो सैलरीज वगैरह थी ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट को काफ़ी ज़्यादा मिलती थी, जिस टाइम पे वो अपने घर जाते थे, पेंशन वगैरह ये सब में मिलती थी इंडियन रेवेन्यू से, और जिसकी वजह से इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा था, मतलब भारत का पैसा वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मोरल ग्राउंड पे जो इंडियंस थे उनको डिस्क्रिमिनेट करा जा रहा था इन सब चीज़ों के प्रति, और सेपरेशन के लिए बोला गया कि भाई जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव फंक्शन से सेपरेट करो। क्रिटिसिज्म करा गया था ऑपरेसिव एंड टाइरनिकल ब्यूरोक्रेसिक एंड एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग जुडिशियल सिस्टम का क्रिटिसिज्म करा गया था। अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी का, जिसकी वजह से एनेक्सेशन देखने को मिला, बर्मा में अटैक हुआ, अफगानिस्तान में सेपरेशन देखने को मिला ट्राइबल्स के नॉर्थ वेस्ट में, और जितना भी कॉस्ट था, और इसके जैसे काफ़ी ज़्यादा हैवीली कॉस्टिंग देनी पड़ी इंडियन ट्रेजरी को। कॉल फॉर इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर में इंक्रीज़ करा जाए वेलफेयर के रिगार्डिंग हेल्थ, सैनिटेशन, एजुकेशन वगैरह, इन सब पर डिमांड करेगी बेटर ट्रीटमेंट के लिए इंडियन लेबर के, और अब्रोड इन अदर ब्रिटिश कॉलोनीज जहाँ पर उन्होंने फेस करा ऑप्रेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट यानी कि एक तरीके से इसमें बोला गया कि जो सिविल राइट्स से जो कि इंक्लूड करते हैं राइट टू स्पीच, थॉट एसोसिएशन एंड फ्री प्रेस। तो ये थ्रो इन सेशन एंड कंपेन। तो जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने क्या करा, स्प्रेड करा एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक आइडियाज़, और बाद में डिफेंस ऑफ सिविल राइट ये एक इंटीग्रल पार्ट बन गया था फ्रीडम स्ट्रगल का। ठीक। एक इवेल्यूशन अगर आप देखें अर्ली नेशनलिस्ट का, तो इन्होंने रिप्रेजेंट करा बहुत एक मोस्ट प्रोग्रेसिव फोर्स का उस समय की, और इन्होंने क्रिएट करा एक वाइट नेशनल अवेकनिंग इंडियंस के बीच में, एक कॉमन इंटरेस्ट को लेके रैली वगैरह करी, इस इन प्रोग्राम्स वगैरह को लेके, एक कॉमन एनिमी को लेके, और ट्रेन करा पीपल को पॉलिटिकल वर्क के रिगार्डिंग, पॉपुलराइज करा मॉडर्न आइडियाज़ को, एक्सपोज करा बेसिकली एक्सप्लॉइटिव करेक्टर्स को जो कि कॉलोनियल रूल के समय था, अंडरमाइन करा उनके मॉरल फाउंडेशंस को। और अगर आप देखेंगे तो जो इनका पॉलिटिकल वर्क था वो बेस्ड था किस पर, हार्ड रियलिटीज़ पे, और रिलीजन वगैरह ये सारे सेंटिमेंट्स को भी कई बार हर्ट करते हुए देखा गया। और इन्होंने इस्टेब्लिश करा बेसिक पॉलिटिकल ट्रुथ का, जो कि इंडिया को शुड बी रूल्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियंस,
और इन्होंने क्रिएट करा एक सॉलिड बेस फॉर अ मोर विगरस मिलिटेंट मास बेस्ड नेशनल मूवमेंट इन द ईयर्स। हाउएवर ये फेल हो गए वाइडन करने के लिए एक डेमोक्रेटिक बेस एंड स्कोप ऑफ देयर डिमांड्स। रोल ऑफ मासेस अगर देखा जाएगा तो जो मॉडरेट फेस था नेशनल मूवमेंट का, उसमें आपको नैरो सोशल बेस देखने को मिलेगा। मासेस जो थे वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, और ये बिकॉज इसलिए क्योंकि जो अर्ली नेशनलिस्ट थे वो लैक कर रहे थे पॉलिटिकल फेथ में इन द मासेस, एंड वो फेल कर रहे थे कि न्यूमरस डिविजन्स एंड सब डिवीजन इंडियन सोसाइटी में देखने को मिल रहा था। एंड जो मासेस थे वो जनरली इग्नोर कर दिए जा रहे थे, और कंजर्वेटिव आइडियाज़ थे एंड थॉट्स थे, और जो मॉडरेट थे वो फील कर रहे थे हेट्रोजीनियस अपने आप को। ठीक, फिर बाद में वो फेल भी हो गए थे रियलाइज़ करने में, फेल टू रियलाइज़ कि ये इट वाज ओनली ड्यूरिंग अ फ्रीडम स्ट्रगल एंड विद पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन दैट दीज डाइवर्स एलिमेंट कुड कम टुगेदर। मतलब यही एक ऐसा समय है जहाँ भाई सबको एक साथ लाया जा सकता है और सारे सबके की बात करी जा सकती है, वरना फिर बाद में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो सबको एक साथ लेके आओ, लेकिन वही है कि लोग आ ही नहीं रहे थे, मास पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रहा था। ठीक। जिससे कि हर एक चीज़ को, हर एक डिमांड को उनके सामने रखा जा सके। और जो एटीट्यूड था गवर्नमेंट का वो क्या था कि जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी वो हॉस्टाइल थी कांग्रेस को लेके फ्रॉम द बिगनिंग, एंड डिस्पाइट बाद में जो लेटर मॉडरेट मेथड्स थे एंड जो बाद में ये जो चीज़ें अपनाई गई इनके द्वारा, मॉडरेट मेथड्स एंड एम्फेसिस ऑन लॉयल्टी टू द ब्रिटिश क्राउन, तो जो ऑफिशियल एटीट्यूड था वो काफ़ी ज़्यादा आपको स्टिफन देखने को मिलेगा 1887 के बाद में। ठीक। ओके, मतलब उनको लगा कि ये उनके प्रति काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों करेंगे भाई, उन्होंने तो वो लोगों की डिमांड लेके आए ना, लोगों की डिमांड रखेंगे ऐसे थोड़ी। जो गवर्नमेंट थी वो उसमें अगर आप देखें तो कोई भी बात नहीं सुनने को तैयार है भाई, वही बाबू सिस्टम, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी लोगों को बहुत बोला कि अरे ये तो सेडिशियस ब्राह्मण्स हैं, डिसलॉयल बाबू, ये सारी चीज़ें, मतलब ये समझ लो कि इधर से ये उनको बोल रहे हैं, उधर से ये इधर उनको बोल रहे हैं, सप्रेशन करने की कोशिश करी जा रही है। और काफ़ी सारे जितने भी ये मतलब अगर देखा जाए तो ये जो ऑफिशियल्स उन्होंने इनक्रेज करा रिएक्शनरी एलिमेंट को, जैसे कि जो सैयद अहमद खान थे, राजा शिव प्रसाद सिंह थे, बनारस को उन्होंने ऑर्गेनाइज करा यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन को, जो कि काउंटर कर सके कांग्रेस के प्रोपेगेंडो का। मतलब कुछ लोग कांग्रेस की चीज़ों से भी सहमत नहीं थे, तो उन्होंने अपना एक अलग चीज़ें करके वो अपना प्रोपेगेंडा रखने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोगों को, ये सब करके। ठीक, तो ये जो चैप्टर नंबर 11 है ये कंप्लीट होता है। फिर अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 12 to 14 जो कि यूनिट 6 है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाएगा, नेशनल मूवमेंट वगैरह कि किस तरीके से नेशनलिज्म वगैरह का मतलब एक एरा चला, ये सब करके। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।